रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज ऑफ एब्डोमेन। तो इस तरह की अगर आप वर्टिकल वीडियो को देखा करें तो आप एक काम कर लिया करें, पहले से ही स्क्रीन के साइज को फुल कर दिया करें और वीडियो की रेजोल्यूशन को 480p के ऊपर, ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह नजर आ सके। तो सबसे पहला एमसीक्यू है फॉर अ जनरल क्लिनिकल डिस्क्रिप्टिव। तो कि कौन कौन से प्लेन हम यूज करते हैं एब्डोमिनल कैविटी का क्वाड्रेंट वाइज। तो मैं आपको बताता हूँ, एब्डोमिनल कैविटी को हम क्वाड्रेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी को हम रीजन्स वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी होते क्या है? एब्डोमिनल कैविटी एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी का सुपीरियर और मेजर पार्ट होता है। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी वो कैविटी है जिसके ऊपर थोरैसिक डायाफ्राम, जिसको रेस्पिरेटरी डायाफ्राम या थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम या इसको एब्डोमिनल थोरैसिक डायाफ्राम बोलते हैं। इसके इन्फीरियरली पेल्विक डायाफ्राम होगा, यानी पेल्विक डायाफ्राम और रेस्पिरेटरी डायाफ्राम इनके दरमियान एक कॉमन कैविटी होगी। उस कॉमन कैविटी को बोलेंगे एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। इस कॉमन कैविटी का जो सुपीरियर पार्ट और मेजर पार्ट होगा उसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी का इंफीरियर पोस्टीरियर पार्ट यानी माइनर पार्ट होगा, उसको बोलेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी का कोई अपना फ्लोर नहीं होता, क्योंकि ये पेल्विक कैविटी से डायरेक्ट कंटीन्यूअस हो जाती है। एक कोई प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट होता है, इमेजिनरी लाइन उनको सेपरेट करती है एब्डोमेन को पेल्विस से। प्लेन ऑफ पेल्विक इनलेट को हम बोल सकते हैं सुपीरियर पेल्विक अपर्चर, या फिर इसको हम पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं। जो पेल्विक एब्डोमिनल कैविटी थी वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक एक्सटेंड करती थी। ये थे एक्स्ट्रा बातें। अब एब्डोमिनल कैविटी को हम रीजन वाइज भी डिवाइड करते हैं और क्वाड्रेंट वाइज भी डिवाइड करते हैं। रीजन वाइज एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन होते हैं, जबकि क्वाड्रेंट 4 होते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं रीजन वाइज, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमिनल कैविटी को कितने रीजन में डिवाइड करते हैं? 9 रीजन में। 9 रीजन में डिवाइड करने के लिए मुझे दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल प्लेन चाहिए, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल प्लेन चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्टिकल प्लेन की। तो वर्टिकल प्लेन, पहला जो प्लेन वर्टिकल लूंगा, बल्कि दो प्लेन वर्टिकल राइट और लेफ्ट साइड पर, वो होगा मिड क्लेविकुलर प्लेन। मिड क्लेविकुलर मतलब ये क्लेविकल के मिड पॉइंट से गुजरेंगे, क्लेविकल के मिड पॉइंट से गुजरेंगे। अगर आपको मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल का नहीं पता तो फिर जो मिड लाइन है स्टर्नम के मिड लाइन या फिर थोरैक्स के मिड लाइन, उससे 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स या 9 सेंटीमीटर लैटरल जाए तो आपको मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल मिल जाएगा। तो ये वो लाइन है जो मिड, यानी पहला जो वर्टिकल प्लेन लेना है उसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर प्लेन। ये प्लेन मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल से एक्सटेंड करता हुआ मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक जाता है। अब मिड क्लेविकुलर पॉइंट क्या होता है? 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है? ये वो पॉइंट है जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक टुबरकल ऑन ईच साइड। केएलएम के मुताबिक प्यूबिक टुबरकल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस को बोलते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट और मिड क्लेविकुलर पॉइंट, इन दोनों के दरमियान एक प्लेन पास करेगा, उसको बोलेंगे मिड क्लेविकुलर प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन अब आएंगे, वर्टिकल प्लेन तो हो गया दो, राइट साइड के मिड क्लेविकुलर प्लेन, राइट के और लेफ्ट के मिड क्लेविकुलर प्लेन। अब होगी बात हॉरिजॉन्टल प्लेन की। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन दो कैटेगरी के ले सकते हैं। पहली कैटेगरी को देख लेते हैं। पहली कैटेगरी में एक प्लेन होगा सब कोस्टल प्लेन, जो सब का मतलब होता है नीचे। तो ये कोस्टल कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर पे जाएगा, स्पेसिफिकली 10th कोस्टल कार्टिलेज, क्योंकि कोस्टल कार्टिलेज बनता होता है 7th 8th 9th 10th, यहाँ से बनता होता है। तो फिर 10th कोस्टल कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर से जो प्लेन गुजरेगा उसको बोलेंगे सब कोस्टल प्लेन। और दूसरा प्लेन होगा ट्रांसवर्स, वो होगा ट्रांस टुबरकुलर प्लेन। ट्रांस टुबरकुलर प्लेन का मतलब ये किसको क्रॉस करेगा? टुबरकल को, स्पेसिफिकली इलियक टुबरकल को। अगर आपको इलियक टुबरकल का नहीं पता तो फिर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर पीछे जाना है लैटरली, तो 5 सेंटीमीटर पोस्टीरियरली आपको देखने को मिलेगा इलियक टुबरकल। इलियक टुबरकल का जो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे ट्रांस टुबरकुलर प्लेन, और ये प्लेन L5 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। तो पहली कैटेगरी बता दी हॉरिजॉन्टल प्लेन की, जिसमें सब कोस्टल प्लेन आते हैं, ट्रांस टुबरकुलर प्लेन आता है, जबकि वर्टिकल प्लेन मिड क्लेविकुलर प्लेन ये सेम रहेगा। अब दूसरी कैटेगरी क्या क्या आ सकती है? दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर हम सब कोस्टल और ट्रांस टुबरकुलर के बजाय ट्रांस पाइलोरिक और इंटर स्पाइनस प्लेन को यूज करते हैं। ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जो स्टर्नम का जो सुपीरियर एंड है उसको बोलते हैं मैनुब्रियम। मैनुब्रियम के सुपीरियर बॉर्डर को बोलते हैं जुगुलर नोच या फिर सुप्रास्टर्नल नोच। तो ये सुप्रास्टर्नल नोच और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान एक लाइन ड्रा करे तो उसको बोलते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। वाइट इसका ट्रांस पाइलोरिक प्लेन क्योंकि इसने स्टोमक के जिस पार्ट को इंटरसेक्ट करना है उसका नाम है पाइलोरस। पाइलोरस जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, इस पोजीशन को रिकम्बेंट पोजीशन भी बोलते हैं। ट्रांस पाइलोरिक प्लेन L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। तो दूसरा कैटेगरी हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन में आती है। पहले आता है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन जो जुगुलर नोच या सुप्रास्टर्नल नोच और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान में होगा, L1 वर्टिब्रा के लेवल पे होगा। जबकि दूसरा प्लेन है उसका नाम है इंटरस्पाइनस प्लेन। इंटरस्पाइनस का मतलब दो स्केल स्पाइन के दरमियान होगा, उसको बोलेंगे इंटरस्पाइनस प्लेन होगा। अब जो L1 वर्टिब्रा के लेवल पे था ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन के लेवल पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इंटरसेक्ट करते हैं, मसलन पाइलोरस ऑफ स्टोमक, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, पेनिक्रियास की नेक, पेनिक्रियास की नेक के पीछे पोर्टल वेन ने बनना है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने ओरिजिन लेना होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन ने बनना होगा, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन होगा, डुडिनो जुजिनल फ्लैक्चर होगा,
किडनी के हाइलम हो गए, ये हमें देखने को मिलते हैं। दोबारा बता देता हूँ, किडनी के हाइलम है, डुओडेनो जूजिनल जंक्शंस है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, उसका रूट होता है पोर्टल वेन्स, पेरिमेसेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन होता है, नेकोपेनिक्रियास है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस लेवल पर। तो ये तो हमने बहुत सारा हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट वाइड। क्वाड्रेंट्स एब्डोमिनल कैविटी के 4 होते हैं, एक 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक हो गया, यानी राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ 2 प्लेन चाहिए। एक वो प्लेन जो अम्ब्लाइकस के लेवल पे होगा, उसको बोलेंगे ट्रांस अम्ब्लाइकल प्लेन। अम्ब्लाइकस किस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान होगा, L3 और L4 वर्टिब्रा के दरमियान में होगा। इसके साथ एक वर्टिकल मिड लाइन प्लेन होगा जो हमारी बॉडी के मीडियन प्लेन से इंटरसेक्ट करेगा, मीडियन प्लेन को क्रॉस करेगा, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल मीडियन प्लेन। ये प्लेन एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। और हमने 4 प्लेन्स पढ़े थे जिन्होंने एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम यानी हाइपोकॉन्ड्रियम लैटरल यानी हाइपोकॉन्ड्रियम फ्लैंक, जिसको लैटरल रीजन या लोइन भी बोलते हैं, इंग्वाइनल ग्रोइन भी बोलते हैं। जबकि सेंटर में हमें एपिगैस्ट्रिक अम्ब्लाइकल और प्यूबिक रीजन देखने को मिलता है। तो हमने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन देख ली प्लेन के बारे में। अब हम एमसीक्यू को देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू के बारे में कहता है कि कौन सा प्लेन हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट को डिफाइन करने के लिए। क्वाड्रेंट को डिफाइन करने के लिए हम 2 प्लेन यूज़ करते हैं। पहला आपको बताता है ट्रांस अम्ब्लाइकल प्लेन जो L3 L4 वर्टिब्रा के दरमियान में पड़ा होता है, दूसरा वर्टिकल मीडियन प्लेन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ट्रांस अम्ब्लाइकल प्लेन। सब कोस्टल प्लेन का हम यूज़ करते थे। सब कोस्टल प्लेन वो प्लेन था जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 10th कोस्टल कार्टिलेज को इंटरसेक्ट करता था। ये ट्रांसवर्स प्लेन यूज़ करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को रीजन वाइज क्लासिफिकेशन में। ट्रांस टुबरकुलर प्लेन, ट्रांस टुबरकुलर और सब कोस्टल दोनों मिलकर करते थे। ट्रांस टुबरकुलर का मतलब किसको इंटरसेक्ट करेगा, इलियक टुबरकल को। इलियक टुबरकल 5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर होते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के और L5 वर्टिब्रा के लेवल पे मौजूद होते हैं इनकी बॉडी पर। ट्रांस अम्ब्लाइकल बात होगी मिड एक्सिलरी प्लेन, यहाँ पे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, यहाँ पे मिड क्लेविकुलर प्लेन होता है वर्टिकल में। आगे मिड क्लेविकुलर प्लेन पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल। मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल जो कि 9 सेंटीमीटर अवे होता है मिड लाइन से टू द मिड पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो किस के होता है मिड पॉइंट, तो यहाँ पर जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। कौन सा होगा, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और केएलएम के मुताबिक प्यूबिक टुबरकल, लेकिन बीडी के मुताबिक आना चाहिए यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस। नंबर 3, द फेशियल लेयर डेट कवर द डीप सर्फेस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। अब एब्डोमिनल कैविटी की लेयर्स को या एब्डोमिनल वाल की लेयर्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो होती है स्किन के बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर होता है मेल्स में रिलेटिवली। यहाँ पे सबकुटेनियस एक्यूमुलेशन होती है फैट की, और यहाँ इस तरह की ओबेसिटी को बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। और यहाँ पे फैट के बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, वो लेयर्स जो फैट के बहुत सारी सैगिंग फोल्ड्स बनते हैं, उन सैगिंग फोल्ड्स को बोलते हैं पेनिकुलाई या फिर उसको एप्रॉन बोलते हैं। अब अम्ब्लाइकस से ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया है उसके सिर्फ एक ही लेयर होती है, लेकिन अम्ब्लाइकस से नीचे जो सुपरफिशियल फेशिया है यहाँ पे इलास्टिक और कोलेजन फाइबर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर 2 लेयर्स बन जाती है, सुपरफिशियल फैटी लेयर और डीप मेम्ब्रेनस लेयर। यानी सुपरफिशियल फेशिया के 2 लेयर होगी, आउटर फैटी लेयर एंड इनर मेम्ब्रेनस लेयर। इनर मेम्ब्रेनस लेयर को स्कार्पा फेशिया भी बोलते हैं, आउटर फैटी लेयर को बोलते हैं कैम्पर फेशिया। कैम्पर फेशिया, ठीक हो गया। जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो असल में पेरिनियल रीजन में आके कंटिन्यू हो जाती है। जब वो पेरिनियम में जाएगी तो उस बोलेंगे मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेरिनियम, तो वहाँ इसका नाम तब्दील हो जाएगा, वहाँ उसको बोलेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल फेशिया या फिर इसको कोलिस फेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लेयर को सुपरफिशियल पेरिनियल फेशिया या फिर कोलिस फेशिया। लेकिन ये थाई के अंदर एक्सटेंड नहीं करता, थाई के अंदर एक्सटेंड नहीं करता। स्किन हो गया, स्किन के बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में 2 लेयर आ जाती है, फैटी लेयर कैम्पर फेशिया, मेम्ब्रेनस लेयर स्कार्पा फेशिया। इसके बाद आता है डीप लेयर। डीप लेयर को यानी डीप फेशिया को बोलते हैं इन्वेस्टिंग फेशिया, क्योंकि इसने इनक्लोज करना है। इसकी भी 3 लेयर्स आएगी। वो लेयर जिसने एक्सटर्नल ओब्लिक को सराउंड किया होगा उसको बोलेंगे सुपरफिशियल लेयर। वो लेयर जिसने इंटरनल ओब्लिक को एक्सटर्नली सराउंड किया होगा उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट लेयर। वो लेयर जिसने इंटरनल ओब्लिक को बाहर से सराउंड किया होगा उसको बोलेंगे डीप लेयर। वो लेयर जिसने इंटरनल ओब्लिक को अंदर से सराउंड किया होगा उसको बोलेंगे हम एंडो एब्डोमिनल फेशिया। क्या बोलते हैं, एंडो एब्डोमिनल फेशिया। क्या बोलते हैं, सॉरी, सबसे अंदर होता है मसल, उसका नाम है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, तो पहले एक्सटर्नल ओब्लिक होगा, फिर इंटरनल ओब्लिक होगा, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होगा। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की इंटरनल सर्फेस के ऊपर जो फेशिया होगा उसको बोलेंगे एंडो एब्डोमिनल फेशिया, क्योंकि ये पेराइटल पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वाल के दरमियान है, तो उसको बोलते हैं एंडो एब्डोमिनल फेशिया। चूंकि ये एंडो एब्डोमिनल फेशिया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की पोस्टीरियर सरफेस यानी इंटरनल सरफेस को लाइन कर रहा है, तो फिर इसका नाम तब्दील रख देंगे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस या ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। फिर फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के बाद मजीद लेयर आती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। तो सारी आपको मैंने लेयर्स भी बता दी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द फेशियल लेयर डेट कवर्स द डीप सरफेस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस इज कॉल्ड
कौन सी लेयर होगी? फेशिया ट्रांसवर्सालिस। पैराइटल पेरिटोनियम सबसे लास्ट लेयर होती है। डीप फेशिया ये कह सकते हैं। सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर की बात आती है। ये 3 लैमिना में डिवाइड हो गए, इन्वेस्टिंग, इंटरमीडिएट और डीप लेयर। इन्वेस्टिंग किसके लिए? एक्सटर्नल ओब्लिक। इंटरमीडिएट होता है इंटरनल ओब्लिक के लिए। डीप लेयर होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के लिए। स्कार्पा फेशिया मेम्ब्रेनस लेयर को बोलते हैं। कैम्पर फेशिया आउटर फैटी लेयर को बोलते हैं सुपरफिशियल फेशिया की। एमसीक्यू नंबर 4, वेयर इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट लोकेटेड। मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट सबसे सेकंड लास्ट लेयर होगी। सेकंड लास्ट लेयर का मतलब लास्ट लेयर होगी पैराइटल पेरिटोनियम और इसके बाद होगी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, फिर ये दरमियान में होगा फेशिया ट्रांसवर्सालिस के। तो फिर इसका सही जवाब क्या बनेगा? जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस के इंटरनल होगी और पैराइटल पेरिटोनियम और फेशिया ट्रांसवर्सालिस इन दोनों के दरमियान में हमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल या एंडो एब्डोमिनल फैट देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा फोर्थ का एलिफेंट ऑप्शन, डीप टू फेशिया ट्रांसवर्सालिस। आगे, द सुपरफिशियल फाइबर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। अब इनके मसल्स को देख लेते हैं। जो मसल्स होते हैं एंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वाल के 5 होते हैं, बायलैटरली पेयर्ड होते हैं। 3 फ्लैट होते हैं, 2 वर्टिकल होते हैं। 2 वर्टिकल मसल उनके नाम है रेक्टस एब्डोमिनस और पिरामिडालिस। ये दोनों मसल रेक्टस शीथ के अंदर होते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस तो इंपॉर्टेंट मसल होता है, लेकिन जो पिरामिडालिस है ये तकरीबन 80% लोगों में इनसिग्निफिकेंट मसल है। इसका कोई फंक्शन ज़्यादा पता नहीं है। तो रेक्टस शीथ के अंदर जो मसल हो गए उसको बोलेंगे रेक्टस एब्डोमिनस एंड पिरामिडालिस। जबकि 3 फ्लैट मसल हैं, सबसे आउटर मोस्ट एक्सटर्नल ओब्लिक, देन कम इंटरनल ओब्लिक, देन कम्स ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। इनके जो मसल फाइबर होते हैं कंसेंट्रिक लेयर में होते हैं, उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन इस तरह से होती है कि जो आउटर 2 लेयर्स के फाइबर्स होते हैं, आउटर 2 लेयर्स उनके फाइबर, जो आउटर 2 लेयर्स के फाइबर्स होते हैं वो डायगोनली रन कर रहे होते हैं और मेन पार्ट के लिए परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। जो फाइबर्स डीप लेयर होते हैं वो ट्रांसवर्सली मूव कर रहे होते हैं, जब भी जो डीपर लेयर को ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डीपेस्ट लेयर के फाइबर्स ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। लेकिन आउटर 2 लेयर्स के मसल के फाइबर ओब्लिकली पड़े होते हैं, डायगोनली पड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक, ओब्लिक बोलते होते हैं। ठीक हो गया। अब मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन आपको बताया था कि मिड क्लेविकुलर प्लेन या मिड क्लेविकुलर लाइन जो मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल से एक्सटेंड करते हुए मिड इंग्वाइनल पॉइंट तक जा रही थी। मिड क्लेविकुलर लाइन और मिड लाइन के दरमियान जो एपोन्यूरोसिस बनती है, इन मसल्स की एपोन्यूरोसिस एक टफ एपोन्यूरोटिक टेंडिनियस शीट बनाएगी, उसको बोलेंगे रेक्टस शीट, यानी थिक टफ एपोन्यूरोटिक टेंडिनियस इनके टेंडन से बन रही है। उस शीट को बोलते हैं रेक्टस शीट, क्योंकि इसने रेक्टस एब्डोमिनस को क्या करना है? सराउंड करना है, इनक्लोज करना है। फिर ये रेक्टस शीट होती है, इनके अपोन्यूरोसिस ये आपस में फ्यूज करते हैं, मिड लाइन में आके फ्यूज करके एक मीडियन रैफे बनाते हैं। उस मीडियन रैफे को बोलते हैं लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा एक्सटेंड करता है ज़िगोइड प्रोसेस से प्यूबिक सिम्फिसिस तक। ये आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया मैंने किसका? मसल्स ऑफ एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल का। ठीक हो गया। अब हम जो पहला मसल है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस, इनकी ओरिजिन इंसर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपने ये याद रखना है कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक है इसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है T7 से लेकर T11 थोरैको एब्डोमिनल नर्व। असल में ये थोरैसिक इंटरकोस्टल नर्व होती है, जब एब्डोमिन में आती है तो उसका नाम तब्दील कर देते हैं थोरैको एब्डोमिनल नर्व। तो T7 से लेकर T11 स्पाइनल नर्व्स और सब कोस्टल T12 से निकलती हैं। तो T7 से लेकर T12 सप्लाई करती है एक्सटर्नल ओब्लिक को, जबकि इंटरनल ओब्लिक को और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को सप्लाई करने वाले यही नर्व्स होती हैं। इसके साथ एक और नर्व भी आ जाएगी L1। तो T7 से लेकर T12 तक और इसके साथ L1 सेगमेंट वो सप्लाई करता है इंटरनल ओब्लिक को, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को, जबकि रेक्टस एब्डोमिनस को भी यही नर्व सप्लाई करती है T7 से लेकर T12 वाली, T7 से लेकर T12 वाली। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं द सुपरफिशियल मसल फाइबर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक अराइजिंग फ्रॉम मिडल टू लोअर रिब्स इंटरडिजिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। तो उसके फाइबर किसके साथ इंटरडिजिटेट करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जो सुपरफिशियल फाइबर होते हैं वो असल में इंटरडिजिटेट करते हैं सिराटस एंटीरियर के साथ, सिराटस एंटीरियर के साथ मिडल टू लोअर रिब्स में। मैं आपको बताता हूँ। अब हम पहला जो मसल पढ़ने वाले हैं वो एक्सटर्नल ओब्लिक। पहले एक्सटर्नल ओब्लिक के बारे में चंद बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये एमसीक्यू समझ आएगा। एक्सटर्नल ओब्लिक सबसे बड़ा लार्जेस्ट और मोस्ट सुपरफिशियल मसल है फ्लैट मसल्स में। तो सबसे लार्जेस्ट और सुपरफिशियल मसल है एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक है। ठीक हो गया। जो एक्सटर्नल ओब्लिक है ये थोरैको लंबर फेशिया से राइज नहीं करता। एक्सटर्नल ओब्लिक थोरैको लंबर फेशिया से राइज नहीं करता, लेकिन जो ट्रांसवर्स जो बाकी मसल है वो थोरैकोलंबर फेशिया से लेते होते हैं। जैसे इंटरनल ओब्लिक वाला हो गया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये थोरैकोलंबर फेशिया से ओरिजिन लेंगे, लेकिन ये वाला थोरैकोलंबर फेशिया से ओरिजिन नहीं लेगा। ठीक हो गया। जो इसके पोस्टीरियर मोस्ट फाइबर होते हैं इनका फ्री एज होता है, जो कि कोस्टल ओरिजिन और इलियक क्रस्ट के दरमियान एक्सपैंड होते रहती है। ठीक हो गया। अब इसके ओरिजिन क्या होता है एक्सटर्नल ओब्लिक का? एक्सटर्नल ओब्लिक का ओरिजिन होता है 5वीं से लेकर 12वीं रिब्स, यानी जो 5th से लेकर 12th रिब्स के एक्सटर्नल सर्फेस वहां से निकलता है और इन सब मसल ने जाना है लीनिया एल्बा बनानी है। उन्होंने क्या बनाना है? लीनिया एल्बा
पेरिक्यूम के लीनिया अल्बा एक मीडियन राफे होता है जो ओसिफाइड प्रोसेस से प्यूबिक सर्फेसिस तक एक्सटेंड करता है। ठीक हो गया, तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद जो मसल फाइबर होते हैं, इसके मसल फाइबर कहते हैं कि मिड क्लेविकुलर लाइन पे आके क्या कर जाते हैं, एपोन्यूरोटिक बन जाते हैं। ठीक हो गया, एपोन्यूरोटिक बन जाते हैं। तो मीडियली ये कहाँ पे आके एपोन्यूरोटिक बनेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन तक। और इंफीरियरली बात करें तो ये स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, वो लाइन जो अम्बिलिकस से एंटीरियर सुपीरियर लीग स्पाइन तक एक्सटेंड करती है, तो उसको बोलते हैं स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन। और यही स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन यहीं पे मैकबर्नी पॉइंट लिखा जाता है, मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जंक्शन इसी लाइन का। तो यहाँ पर मैकबर्नी पॉइंट को देखा जाता है। मैकबर्नी पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। यहाँ पे अपेंडिक्स की बेस देखने को मिलती है। तो इन्फीरियरली स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, मीडियली मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे आके एक्सटर्नल ओब्लिक के फाइबर अपोन्यूरोटिक बन जाते हैं। अपोन्यूरोटिक का मतलब फ्लैटेंड शीट लाइक टेंडन। ठीक हो गया, फ्लैटेंड शीट लाइक टेंडन। अब जो एक्सटर्नल ओब्लिक है एक साइड का, अगर राइट साइड का एक्सटर्नल ओब्लिक है, इसके फाइबर कॉन्ट्रालैटरल यानी लेफ्ट साइड के इंटरनल ओब्लिक वाले फाइबर के साथ डीकसेट करते हैं। एक्सटर्नल वाले इंटरनल वाले के साथ डीकसेट करते हैं, कॉन्ट्रालैटरल डीकसेशन देखती है। तो इसका मतलब राइट साइड का एक्सटर्नल ओब्लिक लेफ्ट साइड के इंटरनल ओब्लिक के साथ मिलकर क्या बनाता है, डाइगैस्ट्रिक मसल। ऐसा मसल जिसके दो बैली हो तो उसको बोलते हैं डाइगैस्ट्रिक मसल। ठीक हो गया, और ये यूनिट के तौर पे काम आते हैं, ये यूनिट के तौर पे काम आते हैं। क्या काम का होता है एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक का, ट्रंक की फ्लैक्शन कराना, टंग की रोटेशन कराना, ट्रंक की फ्लैक्शन और ट्रंक की रोटेशन कराना, इसके साथ कंप्रेशन कराना, एब्डोमिनल विसा को सपोर्ट करना। कंप्रेशन से ये होगा कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, वो कफिंग, स्नीजिंग या यूरिनेशन या पार्चुरेशन में इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, तो एक्सटर्नल, तो अगर कॉन्ट्रालैटरल एक्सटर्नल ओब्लिक और इप्सिलैटरल इंटरनल ओब्लिक, फॉर एग्जांपल राइट साइड का एक्सटर्नल ओब्लिक और लेफ्ट साइड का इंटरनल ओब्लिक मिलकर क्या काम कराते हैं, ट्रंक की फ्लैक्शन कराती है, ट्रंक की रोटेशन कराती है। ठीक हो गया, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इंफीरियरली एक्सटर्नल ओब्लिक की अटैचमेंट कहाँ पे होती है, इसकी अटैचमेंट होगी हिप बोन पर, स्पेसिफिकली प्यूबिस के प्यूबिक क्रस्ट पे होती है। प्यूबिक क्रस्ट प्यूबिक टुबरकल से कह सकते हैं मीडियली पड़ा होता है, कुछ फाइबर प्यूबिक क्रस्ट पे, कुछ फाइबर प्यूबिक टुबरकल पे जाएंगे। इसके अलावा जो इसकी इंफीरियर मार्जिन होता है एक्सटर्नल ओब्लिक की अपोन्यूरोसिस, इसकी एक्सपांशन से बनता है इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट किसके अपोन्यूरोसिस से बनता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के अपोन्यूरोसिस से बनता है। इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम है पोपर्ट लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है, पोपर्ट लिगामेंट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब हम इसके बाद देख लेते हैं, इसके फंक्शन भी हो गया, इसके नर्व सप्लाई भी होगी एक्सटर्नल ओब्लिक के। एक्सटर्नल ओब्लिक को मैं समराइज कर रहा हूँ, सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट सुपरफिशियल मसल है ये फ्लैट मसल में। इसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक मसल थोरैकुलम्बर फेशिया से ओरिजिनेट नहीं करेगा, इसके पोस्टीरियर मोस्ट फाइबर का फ्री एज होता है, यानी इसका पोस्टीरियरली फ्री एज होता है, और सुपीरियर बॉर्डर भी इसका फ्री होता है। इसके साथ जो इसका फ्लैशी पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, वो एब्डोमिनल वाल का लैटरल पार्ट बनाएगा। इसका जो एपोन्यूरोसिस है वो एब्डोमिनल वाल का एंटीरियर पार्ट बनाएगा, एब्डोमिनल पार्ट का इंटीरियर पार्ट बनाएगा। ये निकलता है रिब्स, कौन कौन सी, 5वीं से लेकर 12वीं रिब्स से निकलता है, प्यूबिक क्रस्ट से, प्यूबिक टुबरकल पे, लीनिया एल्बा पे जाके खत्म होता है। केएलएम के मुताबिक प्यूबिक टुबरकल इलियक क्रस्ट के इंटीरियर हाफ और लीनियर एल्बा पे खत्म होता है। थोरैको एब्डोमिनल नर्व T7 से लेकर T12 तक सप्लाई करती है इसको। थोरैको एब्डोमिनल स्पेसिफिकली T7 से लेकर T11 और सब कोस्टल जो T12 से निकलती है। और हमने बताया था कि जो एक साइड का होता है एक्सटर्नल ओब्लिक, वो अपोजिट साइड के इंटरनल ओब्लिक के साथ इंटरडिजिटेट करके एक स्पेशलाइज्ड मसल बना लेता है, उसका नाम है डाइगैस्ट्रिक। और डाइगैस्ट्रिक का फंक्शन होता है ट्रंक की फ्लैक्शन और रोटेशन करा देना। इसके बाद जो एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक का ये भी फंक्शन होता है कि एब्डोमिनल विसा को कंप्रेस करके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा देना। ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत सारे काम सर अंजाम देगा। फॉर एग्जांपल ये स्कफिंग में, स्नीजिंग में, नोज की ब्लोइंग में, वोलेंट्री इरक्शन में जिसको बर्पिंग भी बोलते हैं, चीखने चिल्लाने में जिसको येलिंग और स्क्रीमिंग भी कहते हैं, पार्चुरेशन, वॉमिटिंग, डेफिकेशन के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है। इसके साथ विसरा को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। ये आपको मैंने बताया था। इसकी तरह जो एक्सटर्नल ओब्लिक है इंफीरियरली एक्सटेंड होके ये पोपर्ट लिगामेंट या फिर इसको बोल सकते हैं हम इंग्वाइनल लिगामेंट, ये बनाता है। जो इसकी अपर फोर स्लिप्स होती है, जहाँ से निकलता है, रिब से निकलता है, वो इंटरडिजिटेट होती है सेराटस एंटीरियर से, और इसकी लोअर 5 होती है वो इंटरडिजिटेट होती है किसके साथ, लेटिसमस टोरसाई, क्योंकि ये 5वीं से लेकर 12वीं रिब्स से निकल रहा है, मतलब ये 8 रिब्स से निकलेगा। पहली 4 रिब्स की वजह से, यानी 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, यहाँ से इसके फाइबर इंटरडिजिटेट होकर सिराटस एंटीरियर के साथ, इसके लोअर स्लिप के फाइबर इंटरडिजिटेट होकर लेटिसमस डोर्साई के साथ। और इसका जो एपोन्यूरोसिस होता है, मैंने आपको कहा था कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मीडियली मिड क्लेविकुलर लाइन और इंफीरियरली स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, यहाँ पे एपोन्यूरोसिस बनना शुरू हो जाती है। और इसके इंफीरियर फाइबर्स या फिर इंफीरियर एपोन्यूरोटिक फाइबर्स क्या बनाते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसको पोपर्ट लिगामेंट भी बोलते हैं।
ये तो हो गया एक्सटर्नल ओब्लिक का ब्रीफ सा नहीं एक्सटेंसिव ओवरव्यू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सेराटस एंटीरियर होगा, सेराटस एंटीरियर होगा। और मैंने कहा था लैटिसिमस डोर्साई के साथ कब फाइबर इंटरडिजिटेट करेंगे? आखिरी चार रिब्स के लिए, सॉरी आखिरी 4 रिब्स के लिए इसके फाइबर इंटरडिजिटेट करेंगे। अब हम देख रहे हैं एमसीक्यू नंबर 6, द एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल इज बाउंडेड बाय आर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। तो आपको एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल की बाउंड्री भी बतानी जरूरी होगा। तो जो एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल है इसकी बाउंड्री क्या होगी? कैसे वैसे कहते हैं कि एब्डोमिनल वॉल एपोन्यूरोटिक होती है, स्पेसिफिकली मस्कुलो एपोन्यूरोटिक होती है, लेकिन इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है ये मस्कुलो एपोन्यूरोटिक नहीं होती, बल्कि वहाँ पे लंबर रीजन आता होता है, लंबर रीजन आता होता है। जो एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल वॉल है सुपीरियरली इसकी बाउंड्री होती है 7 से लेकर 10th रिब्स, इनके कार्टिलेज होते हैं जिसको बोलते हैं कोस्टल मार्जिन, और जीफाइड प्रोसेस होता है स्टर्नम का, यानी कोस्टल मार्जिन और जीफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम इंफीरियरली इंक्वाइनल लिगामेंट, और इसके साथ हम कह सकते हैं सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेल्विक गिल्डल। ठीक हो गया। तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी? सुपीरियरली क्या होगा? कोस्टल मार्जिन, और होगा कोस्टल मार्जिन के साथ जीफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, और इंफीरियरली होगा इंक्वाइनल लिगामेंट और सुपीरियर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विक गिल्डल। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो कार्टिलेज ऑफ 7 से लेकर 10th रिब ये तो बताया कोस्टल मार्जिन। अब 6 का देखें, लीनियर अल्बा क्या बताया था? नहीं, लीनियर अल्बा तो मीडियन प्लेन में था, ये बाउंड्री नहीं बनाएगा। जीफाइड प्रोसेस ये बताया था सुपीरियरली इंक्वाइनल लिगामेंट, और पेल्विक बोन ये इंफीरियरली थे। तो डेल्टा एलिफेंट इंफीरियरली, अल्फा और चार्ली यानी कार्टिलेज और जीफाइड प्रोसेस सुपीरियरली होता है। 7th, द एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल 3 फ्लैट मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल इंटरलेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर के इसके तीनों एपोन्यूरोसिस मिलकर क्या बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था जो एपोन्यूरोसिस होते हैं, डिटेल से मैंने आपको बताया था, जो एपोन्यूरोसिस होते हैं 3 फ्लैट मसल के, वो इंटरलेस होकर क्या बनाते हैं? लीनियर अल्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉरी, ये लीनिया अल्बा पे आके इंटरडिजिटेट करते हैं, लेकिन इंटरडिजिटेट करने के बाद बनता है रेक्टस शीट के जो फाइबर वो करते हैं, तो लीनिया अल्बा बनता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली लीनिया अल्बा की तरफ हिंट दे रहा है। वैसे रेक्टस शीट भी आना चाहिए था इसका आंसर। ठीक हो गया। पहले बनती है रेक्टस शीट की वजह से जो फाइबर बनते हैं उसको बोलते हैं लीनिया अल्बा, और लीनिया अल्बा जीफाइड प्रोसेस से एक्सटेंड करता है प्यूबिक सिम्फिसिस तक, जीफाइड प्रोसेस से एक्सटेंड करता है प्यूबिक सिम्फिसिस तक। तो ये तो हो गया 7th एमसीक्यू। अब हम देख लेते हैं 8th एमसीक्यू कि आर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर लोकेटेड विद इन द रेक्टस शीट एक्सेप्ट। अब रेक्टस शीट के कंटेंट बताने पड़ेंगे। तो रेक्टस शीट के कंटेंट क्या क्या होते हैं? रेक्टस शीट आपको बताया था, रेक्टस शीट में 2 मसल हो गए, रेक्टस एब्डोमिनस और पिरामिडालिस। जो रेक्टस एब्डोमिनस है, रेक्टस एब्डोमिनस प्यूबिक सिम्फिसिस से निकलता है और प्यूबिक क्रस्ट से, यानी जो ओब्लिक वाले मसल्स हैं वो ऊपर से निकलने के बाद नीचे आ रहे थे, लेकिन ये वाला जो था नीचे से निकलने के बाद ऊपर जाएगा। प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक क्रस्ट से निकलने के बाद जीफाइड प्रोसेस और 5, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेज में जाके इंसर्ट होगा। इसको सप्लाई करने वाले वही थोरैको एब्डोमिनल नर्व T7 से लेकर T12 होती है। अब इसके कंटेंट क्या होते हैं? रेक्टस एब्डोमिनस बताया था, पिरामिडालिस बताया था। पिरामिडालिस भी रेक्टस शीट के अंदर होता है, लेकिन रेक्टस शीट के इंफीरियर पार्ट में होगा। ये रेक्टस शीट में रेक्टस एब्डोमिनस से आगे, लेकिन रेक्टस शीट के इंफीरियर पार्ट में होगा। ये एक्सटेंड करेगा प्यूबिक क्रस्ट से लेकर एक्सटेंड करेगा लीनिया अल्बा पर, यानी लीनिया अल्बा पर जाके अटैचमेंट लेगा। ठीक हो गया। अब इसका पहला तो हो गया रेक्टस एब्डोमिनस, दूसरा पिरामिडालिस। अब आर्टरीज कौन कौन सी होती है? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है, कहाँ से निकलती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी? ये निकलती है असल में इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की ब्रांच है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की आर्टरी की ब्रांच है। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच होती है। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की दूसरी टर्मिनल ब्रांच होगी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का इसने एपिगैस्ट्रिक और अपर अम्बिलिकल रीजन को सप्लाई करना होगा। और ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कैसे एंटर होगी शीथ में? ये डायाफ्राम की कोस्टल और जीफाइड ओरिजिन होता है। डायफ्राम का कोस्टल मार्जिन और जीफाइड मार्जिन इनके दरमियान से होते हुए आती है रेक्टस शीट के अंदर। वहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस को सप्लाई करने के बाद इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से नास्टोमोस करती है। दूसरी आर्टरी होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी अराइज करती है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी से। एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की एक और ब्रांच होती है डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक, डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक। ठीक हो गया। तो ये होगी दूसरी। अब आगे वेन्स बिल्कुल वही है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के अराउंड वीना कॉमिटेंट हो गए और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के अराउंड भी वीना कॉमिटेंट हो गए। इसके साथ नर्व्स कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था T7 से लेकर T12, T7 से लेकर T12 यानी T7 से लेकर T11 थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स होती है, और T12 वाली सब कोस्टल नर्व। इनके टर्मिनल पार्ट इसी रेक्टस शेप में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस मसल को सप्लाई करना है, रेक्टस एब्डोमिनस को। अब फंक्शंस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इसके देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड विद इन द रेक्टस शीथ एक्सेप्ट। कौन सा रेक्टस शीथ के अंदर नहीं होता?
तो जो पैरामेटालिस है, मसल है, रेक्टस abdominis ये भी था, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी वेन ये भी थी। क्या डीप इंग्वानल रिंग इसके अंदर होता है? डीप इंग्वानल रिंग इसके अंदर नहीं होता। डीप इंग्वानल रिंग ये तो इंग्वानल कैनाल से रिलेटेड है, तो उसको हमने इंग्वानल कैनाल के अंदर देखना है, यहाँ पर इसको हमने नहीं देखना। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टस शीथ की बाउंड्रीज को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।